बड़ी खबर, अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई जारी है। विकास नगर में अवैध रूप से संचालित 12 मदरसे सील किए गए। सहसपुर में 12 मदरसों को सील किया गया। प्रशासन ने फरवरी आखिरी सप्ताह से कार्रवाई शुरू की थी और इससे पहले भी कई जगहों पर इस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली। अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा और इसी कड़ी में विकास नगर में अवैध रूप से संचालित 12 मदरसे सील किए गए हैं। देखना होगा कि जांच के बाद इन मदरसों को लेकर और क्या इंफॉर्मेशन सामने आती है। सहसपुर में 12 ऐसे मदरसे बताए जा रहे हैं जिनको सील किया गया है। प्रशासन ने फरवरी आखिरी सप्ताह से दरअसल कार्रवाई शुरू की थी और निरंतर ये जो एक्शन है वो अवैध मदरसों के खिलाफ जारी है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये एक्शन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए और उसके बाद कार्रवाई लगातार जारी है। हरीश थपलियाल मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त कनेक्टेड है। हरीश, और क्या जानकारी, अवैध मदरसों के खिलाफ फिर से एक्शन लिया गया? फिर ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जिन जगहों पर संदिग्ध गतिविधियां पाई जाती है तो इसको लेकर के जो इंटेलिजेंस है, जो लोकल इंटेलिजेंस है उत्तराखंड पुलिस की, उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। और वजह ये रही कि जिन जगहों पर संदिग्ध गतिविधियां पाई गई वहां पर अवैध मदरसों को लेकर के धामी सरकार ने बड़े एक्शन के निर्देश दिए हैं। और इसी कड़ी में देहरादून के विकास नगर इलाके में 12 से ज्यादा जो अवैध मदरसे हैं उनको सील किया है। इसके साथ साथ उधम सिंह नगर के जो नेपाल सीमा से लगे हुए इलाके हैं वहां पर भी करीब 50 से ज्यादा जो अवैध मदरसे हैं उनको सील कर दिया गया है। ऐसे में अब कह सकते हैं कि जो धार्मिक संगठन के लोग हैं वो इसको लेकर के संबंधित जिलाधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन मुख्यमंत्री और पुष्कर सिंह धामी ने इस बात के पहले ही स्पष्ट किया था कि उत्तराखंड की जो छवि है उसको धूमिल नहीं होने देंगे और यदि कोई गलत करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और प्रशासन प्रत्येक दिन ये अवैध मदरसों को लेकर के कैंपेन चलाया हुआ है। पिछले एक सप्ताह से प्रदेश भर में अवैध मदरसों को लेकर के कार्रवाई की जा रही है, चाहे वो राजधानी देहरादून के क्षेत्र हो या फिर उधम सिंह नगर हो या फिर कह सकते हैं कि हरिद्वार जिले के रुड़की का क्षेत्र हो। तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही है और जिससे उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है, ऐसे में सभी जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे अवैध मदरसे जो सर्वे के दौरान जो संदिग्ध पाए गए हैं उन मदरसों पर कार्रवाई करें। और इसी कड़ी में चाहे वो देहरादून के जिलाधिकारी हो या फिर हरिद्वार को या उधम सिंह नगर के सभी जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर संदिग्ध गतिविधि करने वालों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ऐसे अवैध मदरसों को लेकर के सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि उत्तराखंड की जो छवि है, देवभूमि की जो छवि है वो बनाई रखी जाए। और उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में देवभूमि आस्था का बड़ा केंद्र है, बड़ी संख्या में यहाँ देश विदेश से लोग पहुंचते हैं, ऐसे में उत्तराखंड की जो छवि है वो धूमिल नहीं होनी चाहिए। जी हरीश, क्योंकि फरवरी से ही इसकी शुरुआत हो गई थी तो अभी तक कार्रवाई कहां तक ये पहुंची है, कौन कौन से जगह पर हुई है और अभी तक इस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ मिला है? क्या इसको लेकर के अभी तक कोई जानकारी सामने आई क्या? प्रिया, देखिए, अवैध मदरसों को लेकर के जो मदरसा बोर्ड है वहां पर बाकायदा रजिस्टर्ड की प्रक्रिया है। वहां पर जो अवैध मदरसे रजिस्टर्ड नहीं होंगे उनको अवैध माना जाएगा। और फरवरी से ये कार्रवाई चल रही है, बल्कि ये 2024 से इस पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बात कह रहे हैं कि संदिग्ध गतिविधियां, एक शब्द उन्होंने बार बार वो फोकस करते हैं कि संदिग्ध गतिविधियां जिनको लेकर के प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। तो ऐसे में चाहे वो राजधानी का पछुआ दून का इलाका है, यानी कि जो विकास नगर, सहसपुर, सेलाकुई, ऐसे इलाकों में, हरबटपुर, ऐसे इलाकों में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पिछली बार हमने भारत 24 ने ये खबर दिखाई थी कि 28 से ज्यादा गांव में जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। इन जगहों पर जहां पर डेमोग्राफी चेंज हो रही, इन जगहों पर संदिग्ध गतिविधियां देखी गई है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा मामला ये गंभीरता से लिया और जो देहरादून के जिलाधिकारी है सविन बंसल, उनको एक्शन लेने को कहा है। और इसके अलावा उधम सिंह नगर में जो खटीमा का इलाका है
उन इलाकों में जो नेपाल सीमा से लगा हुआ है, उन इलाकों में जो संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही है, उन अवैध मदरसों को लेकर के कार्रवाई की जा रही है और ये अभियान अनवरत जारी रहेगा। और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात को भी जिक्र किया है कि यदि कोई मदरसा बोर्ड में पंजीकृत मदरसा है तो उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है, किसी अफवाह में न आए, किसी बहकाव में न आए। जो अवैध रूप से संचालित मदरसे होंगे उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन जो मदरसे नियमित और कानून को फॉलो कर रहे हैं उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, ये जरूर ठीक है हरीश, ये ज़रूरी भी है कि एक्शन हो और वैसे मदरसे जो कि अवैध रूप से यहाँ पर संचालित हो रहे हैं उन पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है। मैं लौट रही हूँ हरीश, आपके पास एक और बड़ी खबर है, जरा वो भी अपने दर्शकों को हम बता दें। चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड रोडवेज ने तैयारी पूरी कर ली है। यात्रा रूट पर रोडवेज की 194 बसेस लगाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए गढ़वाल मंडल में भी बसेस की तैनाती रहेगी। आपको बताते चले कि बसेस की आवश्यकता पड़ने पर दूसरे राज्यों की भी मदद सरकार लेगी। 30 अप्रैल से क्योंकि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और इसको लेकर के सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट है। मेरे साथ हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। हरीश, पिछली मर्तबा भी हमने देखा था कि चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार भी इसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। उत्तराखंड रोडवेज भी पूरी तरीके से अलर्ट। फिर यह उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है और पूरी देश दुनिया की नज़र उत्तराखंड पर है, क्योंकि चारधाम यहाँ पर स्थापित है। तो ऐसे में विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं। सरकार की क्या कुछ व्यवस्थाएं हो, एक देश दुनिया में एक सकारात्मक मैसेज जाए कि किस प्रकार की, किस राज्य में, उत्तराखंड में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में सरकार तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पहुंचे थे। करीब 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचे थे चारधाम यात्रा में। अब ऐसे में सरकार जो है कह सकते हैं कि अपनी तैयारी में जुट गई है। जो महत्वपूर्ण विभाग है जिनका सीधा संबंध यात्रा से है, ऐसे विभागों को बिल्कुल तैयारी करने को कहा गया है, चाहे वो परिवहन हो या फिर खाद्य आपूर्ति हो, क्योंकि यहाँ पर चारधाम यात्रा के दौरान देखा गया है क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के यहाँ पर ज्यादा दिक्कतों का पिछली बार सामना करना पड़ा था। लगातार मुख्यमंत्री इस बात की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले सचिवालय में मुख्यमंत्री ने बैठक की है, लेकिन अब सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पर यातायात को लेकर के थी कि परिवहन निगम की जो बसें थी, अब सरकार ने इस बात के निर्देश दिए हैं परिवहन विभाग के अधिकारियों को, यदि बसेस कम पड़ेंगी उत्तराखंड रोडवेज की तो बाहरी राज्यों का सहारा ले सकते हैं। यानी कि करीब 200 बस उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब से यहाँ पर पहुँच सकती है, ताकि जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो यातायात की व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंचते हैं लेकिन यातायात की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हो पाती। तो ऐसे में जो पड़ोसी राज्य है वहां से यहां पर बसें मंगाई जा सकती। तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरे तरीके से सरकार चारधाम यात्रा में जुट गई है। और क्योंकि अब ज्यादा दिन चारधाम यात्रा को लेकर के नहीं है, 50 दिन से भी कम समय का रह गया है जब चारधाम यात्रा शुरू होगी, क्योंकि 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री कपाट खुलने हैं, 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं। ऐसे में सरकार चाहती है कि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले। सभी अधिकारी, जिन लोगों का चारधाम यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका है, वो लोग सभी अलर्ट रहें और अभी से तैयारी अपनी पूरी कर लें। जी, क्योंकि शुरू होने वाली है तो इसको लेकर के भी लगातार तैयारियां देखने को मिल रही है। लेकिन आपने जिस बात का जिक्र किया हरीश, क्योंकि 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री ने भी बैठक की थी, बड़ी बैठक जिसमें अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई थी। किस तरीके के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से? जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले जो यात्रा काल के दौरान जो डिपार्टमेंट है जिनका सीधा संबंध यात्रा से है, उन सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार की कोई, चाहे वो खाद्य विभाग हो या फिर ट्रैफिक हो या फिर परिवहन हो, तमाम ऐसे विभाग जिनका जीवन रेखा से सीधा सीधा संबंध है, किसी प्रकार की किसी श्रद्धालु को दिक्कत न हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि क्योंकि चारधाम यात्रा काल के दौरान जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं,
उनको भी जो उत्तराखंड सरकार की एसओपी होगी उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि कई बार वीडियो वायरल यहाँ पर की घटनाएं यहाँ पर आ जाती है। यदि कोई इस तरीके का, ताकि चारधाम यात्रा पर बुरा प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव पड़े, तो ऐसे पर्यटकों पर कार्रवाई की जाएगी। स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिए हैं कि बिल्कुल आप लोग तथ्यों को समझें। और जो नशा करके कई बार ये भी देखा गया कि चारधाम यात्रा रूटों पर मादक पदार्थों को लेकर भी कई लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड पुलिस की जो एसटीएफ और विजिलेंस विंग है वो इस पर निगरानी रखेगी और चप्पे चप्पे पर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था होगी। सरकार की तैयारियां पूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए हरीश। आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर दरअसल एक पोस्ट किया। गढ़वाल के बूढ़ा केदार मंदिर का उन्होंने वीडियो शेयर किया है। बूढ़ा केदार को 5वें धाम के रूप में माना जाता है। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में भी है। तो ये मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया। और आपको मालूम है कि हर दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी एक वीडियो पोस्ट करते हैं जिसमें जो धार्मिक मान्यताओं वाली जगह है उसका वीडियो होता है। और उसको लेकर के सीएम अपील करते हैं कि उत्तराखंड प्रवास के दौरान श्रद्धालु पर्यटक उन जगहों पर जरूर जाएं और वहां पर दर्शन जरूर करें। इसी कड़ी में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गढ़वाल के बूढ़ा केदार मंदिर का एक वीडियो साझा किया। उत्तराखंड में 4 नए रूट पर हेली सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। सीएम धामी ने हेली सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इन सेवाओं के जरिए देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी के साथ हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित हो गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू की जा रही इन 4 हेली सेवाओं से राज्य में पर्यटन और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। बागेश्वर, नैनीताल और मसूरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वादियां, हरे भरे पहाड़, ऐतिहासिक मंदिर, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। वहीं हरिद्वार में होली पर हाई अलर्ट है। राजाजी टाइगर रिजर्व के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वन्यजीव सुरक्षा के लिए कड़ा पहरा। होली पर हुड़दंगी जंगलों के पास करते हैं शोर। वन विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी। वन प्रभाग के जंगलों में विशेष टीमें तैनात रहेंगी। तो ये बड़ी जानकारी। हरिद्वार में होली पर हाई अलर्ट है क्योंकि यहाँ पर टाइगर रिजर्व है और ऐसे में जो हुड़दंगी है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जंगलों के पास पहुंचकर शोर करते हैं। इसी को लेकर के वन विभाग ने पहले से ही कमर कस दी है। हरिद्वार से ये बड़ी खबर। होली को लेकर वन विभाग अलर्ट पे है। विशेष टीमें यहाँ पर तैनात रहेंगी। कर्मचारियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया गया है होली के मद्देनजर। वहीं तीर्थनगर ऋषिकेश में होली पर हजारों पर्यटकों के आने की संभावना है। इन पर्यटकों को होली पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पुलिस ने फैसला लिया है कि होली पर 13 और 14 मार्च को गंगा में राफ्टिंग पूरी तरह से बंद रहेगी। साथ ही नियम तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस जवानों की तैनाती के साथ ही पूरे क्षेत्र में लगे सीसीटीवी से पूरी निगाह रख रही है, जिससे शांति व्यवस्था के साथ ही किसी प्रकार से कोई अप्रिय घटना न हो पाए। मुनि की रेती क्षेत्र में क्योंकि टूरिस्ट का भी काफी आवागमन होता है, तो उसको भी देखते हुए टीम्स को, यातायात पुलिस को और थाना पुलिस को सतर्क रहने के आदेश दिए गए हैं। राफ्टिंग संचालकों से भी इसमें मीटिंग की जाएगी और पूर्व की भांति इस बार भी राफ्टिंग का जो उस दिन होली के दिन पर राफ्टिंग को बंद रखा जाएगा, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो।
शुरू की है। इस पहल के तहत विभाग के अंतर्गत सभी जिला मुख्यालय, छात्रावास, वृद्ध आश्रम और विभाग के अन्य संस्थाओं की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनकी निगरानी समाज कल्याण मुख्यालय से हो रही है। मामले की जानकारी समाज कल्याण निदेशक प्रकाश चंद्रा ने देते हुए कहा कि मॉनिटरिंग के जरिए संस्थानों की दशा और दिशा जानने के लिए पहल की गई। सचिव साहब का हमारा एकदम क्लियर कट मैंडेट है और ऐसा होना भी चाहिए कि हम अपने समाज कल्याण विभाग के सभी जो संगठन हैं, जैसे जिला स्तर में जो हमारे समाज कल्याण के ऑफिसेज हैं, हमारे छात्रावास हैं, वृद्धावस्था आश्रम हैं हमारे, और दिव्यांग कर्मशालाएँ हैं, और जो भी और हमारी संस्थाएँ हैं, इन सभी में ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं। और वहाँ पर छात्र हैं, जैसे हमारे ओल्ड एज हैं, इनको किस तरह से वहाँ रखा जा रहा है, इसका हमने एक निगरानी तंत्र इसमें विकसित किया है। और हमारा जो डायरेक्टरेट है और आईटी सेल है, उसमें इसकी एक्सेस आ गई है। तो जो अब हम लोग फील्ड स्तर से काम कराना चाह रहे हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग के लिए कहें, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और उनकी दशा और दिशा को जानने के लिए इस पहल को किया गया है। और इससे हमको एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में आसानी हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मार्च से शुरू हो रहे। खेल मंत्री रेखा आर्या ने ये जानकारी दी। खेल मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 8 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। इस योजना में प्रदेश के हर जनपद से कुल मिलाकर 150 बालक 150 बालिका खिलाड़ियों का चयन होता है। खबर लक्सर से है, जहां पर अंडे में छिपकली निकलने पर एक परिवार में अफरा तफरी मच गई। मामला खाद्य सुरक्षा विभाग तक पहुंचने पर विभागीय टीम ने लक्सर पहुंचकर अंडे के सैंपल लिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि लक्सर के गनौली गांव निवासी अर्शदीप ने 3 दिन पहले लक्सर में रेल ओवर ब्रिज के नीचे अंडे बेचने वाले एक व्यक्ति से अंडे खरीदे। घर ले जाकर उसने अंडे उबाले तो एक अंडे के बीच से छिपकली निकल गई। वहीं लक्सर में अवैध हथियार रखने का मामला सामने आया। यहां की एक युवती ने डीजीपी हरिद्वार, एसएसपी सहित कई अन्य अधिकारियों को पत्र लिखा। शिकायत की गई कि गांव के ही बाबर नामक युवक अवैध हथियार रखता है और उसने इन हथियारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की। जीनत ने अपने पत्र के साथ फोटो और वीडियो भी पुलिस अधिकारियों को भेजा है और अधिकारियों से उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत इसलिए की मैंने लक्सर सीओ के यहाँ भी शिकायत की और इनको फोटो भी दिए वीडियो के साथ, और एसपी साहब को भी शिकायत की, कप्तान साहब को भी शिकायत की, लेकिन अभी तक हम लोगों को इंसाफ नहीं मिला। बाबर अवैध हथियार रखता है, जिसकी फोटो मेरे पास मौजूद है और जिसकी वीडियो भी मेरे पास मौजूद है। इसने 5 तारीख में भी हम लोगों के घर पे आके हमला किया था अपने गुंडों के साथ, जिसका मुकदमा दर्ज हो गया था और पुलिस ने एक फर्जी मुकदमा दबाव बनाने के लिए हमारे खिलाफ दर्ज किया है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही, बाबर के खिलाफ लक्सर थाना कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है। आज राज्य के कुछ जनपदों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार इस साल होली पर बारिश होने के आसार है। 13 मार्च को चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी में बर्फबारी होगी। प्रदेश के इन जनपदों में 3200 मीटर और इससे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की संभावना है। मंगलवार को राजधानी देहरादून में सुबह तेज धूप खिली और इसके बाद दोपहर के वक्त आसमान में हल्के बादल छाए रहे। मध्यम हवाएं चलने लगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने कहा कि आज उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में बारिश होने की उम्मीद है, जबकि बाकी के जिलों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। 13 मार्च से राज्य में एक पश्चिमी विक्षोभ को सक्रिय होने की भी संभावना बन रही है, जिसके चलते 13 और 14 मार्च को प्रदेश के लगभग 11 जिलों में बारिश की संभावना है। ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात हो सकता है, जिसमें तापमान में और गिरावट होगी। ऐसे में ठंड एक बार फिर से लौटती हुई नजर आएगी। आज देहरादून में आसमान साफ रहेगा, लेकिन कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं।